हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले पजल ऑफ द डे पे आते हैं, तो आज का जो पजल ऑफ द डे है वो ये है कि आपके पास एक रेस ट्रैक है जहां पे 5 लेन्स है और आपके पास 25 कार है। अब आपको ये बताना है कि कितने सारे रेसेस आप कंडक्ट करोगे ताकि आप 3 फास्टेस्ट कार डिटेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देता हूं और आपका काम ये रहेगा कि आप इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। लेकिन हाँ, जो कल वाला पजल ऑफ द डे था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा। तो आज के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास n फ्रेंड्स हैं। अब ईच कैन रिमेन सिंगल और कैन बी पेयर्ड अप विद सम अदर फ्रेंड। ठीक है, या तो वो सिंगल रह सकता है या तो किसी के साथ पेयर अप कर सकता है। अब आपका क्या टास्क है कि आपको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं जिसमें से वो फ्रेंड्स या तो सिंगल रहे या तो किसी के साथ पेयर अप कर ले। बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फॉर्मूला जो है टोटल नंबर ऑफ वेज वो यहीं पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स कैन रिमेन सिंगल और कैन बी पेयर्ड अप। अब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों समझाया था। क्या होता है, जब भी और होता है तो उसका मतलब होता है प्लस, जब भी एंड होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इन शॉर्ट वही है। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप एक बार जाके वहां पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, वेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल प्लस वेज ऑफ पेयरिंग अप। बढ़िया, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि मान लीजिए मेरे पास एक फ्रेंड है जोई। अब जोई के पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो वेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल, बेचारा अकेला ही है, एक ही तरीका हो सकता है सिंगल रहने का। और वेज ऑफ पेयरिंग अप, उसके पास तो कोई और फ्रेंड ही नहीं है, तो किसके साथ वो पेयर अप करेगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 + 0, मतलब एक ही तरीका है उसके पास। ठीक है, अब मान लीजिए जोई के साथ आ गया उसका बेस्ट फ्रेंड चैंडलर। अब कितने तरीके हो सकते हैं, फिर से हम लोगों के पास सेम फॉर्मूला है, वेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल निकालेंगे, वेज ऑफ पेयरिंग अप निकालेंगे। अब सिंगल यही हो सकता है ना, जोई अकेला रह गया, चैंडलर अकेला रह गया, एक ही तो वे है सिंगल रहने का। पेयर अप रहने का भी एक ही है कि दोनों एक ही साथ पेयर कर ले, तीसरा तो कोई है ही नहीं ना पेयरिंग अप करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग बोल सकते हैं 1 + 1 2। क्लियर। अब देखिए जोई चैंडलर के साथ आ जाती है मोनिका। अब क्या होगा, वेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल, तीनों अकेला अकेला रह सकता है, एक तरीका। पेयरिंग अप जब करेंगे तब होगा हमारे पास अलग अलग तरीका। कैसे, पहला जोई चैंडलर के साथ पेयर अप कर लिया, मोनिका हो गई अलग। या फिर जोई मोनिका के साथ पेयर अप कर लिया, चैंडलर हो गया अलग। या फिर चैंडलर और मोनिका हो गया पेयर अप और जोई हो गया अलग। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, एक तरीका हो गया हमारा सिंगल रहने का, 3 तरीका हो गया हमारा पेयरिंग अप करने का, मतलब टोटल हो गए 4 तरीके। अब ये बार बार तो हम लोग कैलकुलेट करके नहीं कर सकते ना, हम लोगों को तो नंबर ऑफ निकालने हैं। हम लोगों को तो ये नहीं दिखाना है ना कौन किसके साथ पेयर अप कर रहा है, हम लोग को बस टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है। और जब टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है तो हम लोग फॉर्मूला डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे फॉर्मूला डिटेक्ट करेंगे, देखिए जब मोनिका आई एक्स्ट्रा, ठीक है, तो मोनिका बोली कि चलो मैं सिंगल रहती हूं, तुम क्या करो कैलकुलेट कर लो जोई और चैंडलर का। और जोई और चैंडलर का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था ना, पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था। ये था ना तरीका कि जोई और चैंडलर एक सिंगल अकेला अकेला रह गया या पेयर अप कर लिया, 2 तरीके थे इसके पास। और जब पेयर अप करने की बारी आई तो क्या होगा, मोनिका किसके किसके साथ पेयर अप कर सकती है, या तो जोई के साथ पेयर अप कर ले या तो चैंडलर के साथ पेयर अप कर ले। अब जब जोई के साथ पेयर अप कर ली तो बचा कौन, चैंडलर बचा। ठीक है, और जब चैंडलर के साथ पेयर अप कर ली तो कौन बचा, जोई बचा। और इन दोनों का भी एक एक तरीका हम लोग को पता है कि जब कोई सिंगल रहता है तो उसका एक ही तरीका है, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर हमारे पास 2 तरीका हो गए, इधर हमारे पास 2 तरीके हो गए, तो टोटल हो गए 4 तरीका, है कि नहीं। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, तो हम लोगों ने देखा कि जब मोनिका आई तो हम लोगों ने बोला कि मोनिका को छोड़ के कितने बचे, 2 बचे, तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेट करो, जो कि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, और जब पेयर अप कर रही है तो मोनिका कितने के साथ पेयर अप कर सकती है, अगर 3 आदमी है और मोनिका को किसके साथ पेयर करना है, खुद के साथ तो वो पेयर अप नहीं कर सकती ना, तो बचे जो 2 हैं उन्हीं के साथ वो पेयर अप कर सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2। और जब 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितने सारे और रिमेनिंग बचे, अगर वो जोई के साथ आई तो चैंडलर बच गया, तो हम लोगों ने उसके लिए कैलकुलेट कर लिया। तो उस तरह जितने सारे पेयर है उतने सारे सिंगल सिंगल बचेंगे, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया ये अभी क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो चलिए 4 के लिए निकालिए। ठीक है, यहां हम लोग को पता है कि जब 3 आते हैं तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 तरीके हो गए। अब अगर 4 फ्रेंड्स आ जाते हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पे रेचल को भी ले आते हैं, तब क्या होगा, तब वही होगा ना, रेचल बोलेगी कि मैं सिंगल रहती हूँ, बाकी 3 के लिए तुम कैलकुलेट कर लो। अब बाकी 3 का अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया, 4 तरीका था, ये वाला तरीका था ना 4 वेज। ठीक है, अब जब पेयर अप करने की बारी आई तो रेचल हो गई अलग, बाकी कितने 3 लोगों के साथ वो पेयर अप कर सकती है, मतलब रेचल मोनिका, रेचल जोई या फिर रेचल चैंडलर। अब ये 3 जब
अलग अलग के साथ कर रही है तो हर केस में दो दो रिमेनिंग बच रहे हैं। पहले वाले केस में जोई चैंडलर बच गए, दूसरे वाले केस में मोनिका चैंडलर बच गए, और तीसरे वाले केस में मोनिका जोई बच गए। और इन दोनों के लिए भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जब दो लोग आते हैं तो टोटल दो तरीके रहते हैं, है ना। तो 3 × 2 6, और इधर हम लोगों ने देखा था 4 तरीके होते हैं तीन लोगों को सिंगल या पेयर अप बांटने का। तो इधर 4 इधर 6, टोटल हो गए 10। हम लोग बोल सकते हैं सेम केस कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, कैलकुलेट करो 3 के लिए, और यहाँ पे 3 तरीके आ रहे हैं पेयर अप करने के बाद, तो बचे 2 उनके लिए कैलकुलेट कर दो, तो टोटल हो गए 10 वेज। सो फाइनली हम लोग फॉर्मूला जो डिडक्ट करके आए कि अगर हमारे पास n फ्रेंड है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, हम लोग n-1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, और n-1 को पेयर अप करने के बाद जितने भी बचे n-2 उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यानी हम लोग इसको रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो रिकर्सन में हमारा बेस कंडीशन भी क्लियर है कि जब भी हमारे पास एक बचे फ्रेंड या 2 बचे फ्रेंड, हमारा आंसर क्या होगा, 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा। बाकी फर्दर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़िया, तो चलिए, तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, एक रिकर्शन फंक्शन बनाना है। तो हम लोग रिकर्शन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इंट हमारा कैल्क रहेगा मान लीजिए, और यहाँ पे इंट n ले रहा है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बेस कंडीशन था। बेस कंडीशन हम लोग को क्या पता था कि अगर 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा n जो है वो लेस देन 3 हो जाए तो हम लोग कर सकते हैं रिटर्न सिंपली n, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग को पता था वेज ऑफ रिमेनिंग सिंगल, इसका मतलब हम लोग n-1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्लस और लिखा हुआ था ना हम लोगों को पेयर अप करना है, तो कितने के साथ पेयर अप कर सकते हैं, n आदमी n-1 के साथ पेयर अप कर सकता है। और जब पेयर अप किया तो जितने भी n-2 बच गए उसके लिए वापस से हम लोग कैल्क फंक्शन को कॉल कर देंगे। यही तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना अभी, बस इतना सा ही है कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं कैल्क फॉर n, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके देखें तो अभी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाना चाहिए था। यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है, 4 है, 4 के लिए 10 आता है आंसर, बिल्कुल सही, 10 वेज है हमारे पास, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा आंसर बहुत लंबा हो सकता है, तो हम लोग को क्या करना है, मॉड ऑफ 10⁻9 + 7, इसमें मॉड करके रिटर्न करना है। तो चलिए वो भी लिख देते हैं, इंट मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻9 है ना, तो 1e9 + 7 ऐसा हम लोगों ने ले लिया। और इसको हम लोग लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि ये इंट से बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न टाइप इसको भी लॉन्ग ले लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तब हर बार उसको मॉड से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मॉड से कैलकुलेट किए और जब सारा रिमेनिंग आया उसको भी हम लोग मॉड कर देते हैं। तो इतना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डन, चलिए कंपाइल एंड रन करके एक बार देख लेते हैं सब सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो क्या होगा, हम लोगों ने देखा है कि रिकर्सन जब भी हम लोग यूज करते हैं ना तो सब प्रॉब्लम्स हमारा बार बार आता है, और इसलिए रन टाइम एरर यानी कि टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया। तो आपको पता है कि कोई भी रिकर्सन फंक्शन को हम लोग को डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है तो 2 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक वेक्टर डीपी लिखते हैं। तो हम लोग लेते हैं वेक्टर लॉन्ग हमारा डीपी ले लेते हैं। अब जब लॉन्ग डीपी ले रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, उसको रीसाइज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिख देते हैं डीपी डॉट हमारा रीसाइज, कितना चाहिए साइज हम लोग को, n+1, तब ना हम लोग को nth वाले टर्म में मिलेगा आंसर, और सबको हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर दिए। अब देखिए जब भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं उसके पहले हम लोग उसको डीपी में स्टोर करेंगे। यही तो था हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डीपी में स्टोर करेंगे। और जब भी हम लोग वापस से कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि क्या हमारा उस डीपी में ऑलरेडी कैलकुलेटेड किया हुआ है। अगर उसका वैल्यू -1 नहीं है इसका मतलब कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम लोग वापस से रिकर्शन में क्यों जाए, हम लोग सिंपली उसी को रिटर्न कर देंगे। बस यही 2 लाइन, ये 2 लाइन से हमारा क्या हो गया, रिकर्सन फंक्शन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो गया। हम लोग मेमोराइजेशन बोल सकते हैं इसको, डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं मेमोराइजेशन बोल सकते हैं कि हम लोग ने उसको कहीं पे स्टोर करके मेमोराइज कर लिया। अब अगर आप कंपाइल एंड रन कीजिए हमारा आंसर सेम है। अब अगर हम लोग सबमिट करेंगे तो भी हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। बहुत बढ़िया। तो अब आप चाहो तो रिकर्सन के बदले उसको टेबुलेशन फॉर्म में भी बना सकते हो, आपके पास ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, बस इसी फॉर्मूला को यूज करो, आपका आंसर भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं वो आपके छोड़ता हूं। तो यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। अब हम लोग चलते हैं कल वाले पजल ऑफ द डे के सॉल्यूशन पे। तो पिछले बार पजल ऑफ द डे में क्वेश्चन क्या था कि अगर हमारा 3:15 टाइम हो रहा है क्लॉक में, तो आपको बताना था कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। तो इसका मतलब आवर हैंड कितना एंगल ट्रेवल किया वो निकाल लेते हैं, मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेवल किया वो निकाल लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस। और आप लोगों में से लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, और सबसे बेहतरीन आंसर दिया है शशि निराला जी ने। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। तो इस पर हम लोग आते हैं लास्ट में। उससे पहले हम जिन्हें नहीं पता ये कैसे निकालते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग के पास 2 हैंड रहते हैं क्लॉक में, एक होते हैं आवर हैंड, एक होते हैं मिनट हैंड। यहाँ पे सेकंड हैंड का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो आवर हैंड का क्या होता है
कि वो पूरा 360 डिग्री कितने मिनट में रोटेट करता है, कितने आवर में रोटेट करता है, 12 आवर्स में, करेक्ट। उसी तरह मिनट की अगर बात करें तो वो 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करता है। जब आपके पास ये डेटा है तो आप 1 आवर के लिए नहीं निकाल सकते, सिमिलरली 1 मिनट के लिए निकाल लिए। अब आपको टाइम कुछ भी दे सकता है, मैंने 315 दिया था क्योंकि उसका एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा क्यों। तो मैंने दिया था 315, तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे कि 315 में आवर हैंड ने कितने आवर कवर किया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं 3 + 15/60 मतलब 13/4 आवर्स। तो एंगल कितना बना, 1 घंटे में 360/12, सो 13/4 में 360/12 इंटू 13/4 मतलब 97.5 डिग्री। सिमिलरली अगर मिनट हैंड के लिए निकाले तो 15 मिनट ही है, तो 15 मिनट में कितना एंगल हुआ, 360/60 इंटू 15 मतलब 90 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 7.5 डिग्री, करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए मैंने 315 इसलिए दिया था क्योंकि बहुत लोग देखेंगे अगर क्लॉक ध्यान से तो 315 में आवर हैंड और मिनट हैंड ऑलमोस्ट इक्वल जगह पे रहता है, सेम जगह पे रहता है। तो जिन्हें ये लॉजिक नहीं पता है वो डायरेक्ट बोलेंगे 0 डिग्री है ना, लेकिन 0 डिग्री आंसर नहीं है, 7.5 डिग्री आंसर है। तो यहाँ पर जो एक ट्रिक है वो ये ट्रिक निराला जी ने भी बहुत अच्छे से बताया, शशि जी ने, उन्होंने बताया कि जब भी हमारा 12 में देखिएगा आवर हैंड मिनट हैंड सेम रहता है तो 0 डिग्री रहता है। उसके बाद 1:05 में, 2:10 में, 3:15, 4:20, तो ये सारे टाइम उन्होंने नोट किए हुए जिस समय आवर और मिनट हैंड ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। तो उनका जो डिफरेंस होता है ना वो 2.5 का डिफरेंस है, वो बढ़ते जाता है। तो देखिए आंसर होगा 0, 2.5, 5, 7.5, 10.5, 10, 12.5, 15, सिमिलरली 2.5 का डिफरेंस। तो अगर आपने ये एक लॉजिक समझ लिया, एक ट्रिक समझ लिया, तो जब भी आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में या इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इन्हीं टाइम में से पूछे जाएंगे जिस टाइम मिनट हैंड और आवर हैंड ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे रहता है। बढ़िया, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।